जब मैं इस सम्मानित सदन में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति से कुलगुरु एवं प्रति कुलगुरु के से प्रति कुलगुरु नाम परिवर्तन करने के लिए दी राजस्थान यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 पर अपने विचार मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता से शुरू करना चाहता हूँ। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचार करें हम मिल, ये समस्याएं सभी। भारत था कभी जगत गुरु, ये शिक्षा का धाम, लेकिन भूले पथ हम अपने, हुआ ध्वस्त ये नाम। नए युग में उठो सभी, ज्ञान ज्योति फैलाओ, फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाओ, फिर से अपने भारत को विश्व गुरु बनाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कविता हमें हमारे गौरवशाली अतीत और वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। भारत कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, लेकिन अब हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। हमें फिर से शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का एक माध्यम बनाना होगा और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें व्यक्ति को अपनी निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में समर्पित होना चाहिए। कुलगुरु की संकल्पना भी शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र बूंदी, भरतपुर, शिव, शाहपुरा, आहोर, सूरतगढ़, भीनमाल, चूरू, आदर्श नगर, नेता प्रतिपक्ष अलवर ग्रामीण से आने वाले सभी सदस्यों ने, विद्वान सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं इन सभी माननीय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपका भी। बस आभार हो गया, अब आगे बढ़ो। आभार सभी का, आप सभी का आभार। और आपने इस बिल के अलावा भी, वैसे तो उच्च शिक्षा की डिमांड रखी थी, उसमें भी सब चीज़ें हमने सुनी थी और जवाब भी दिया था और उस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपने इससे हटकर कॉलेज खोलने के लिए, आपने शिक्षकों के लिए सभी विद्वान साथियों ने, और हॉस्टलों के निर्माण के लिए भी, और हम उन पे भी विचार कर रहे हैं। और जो आपने कॉलेजें खोली, हमने भी कॉलेजें खोली, आपने भर्तियां नहीं की, हमने भर्तियां भी की और कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी हमारे विद्यार्थियों को की शिक्षा को लेकर बड़े गंभीर है, और निश्चित रूप से शिक्षा में आपके जो सकारात्मक सुझाव है, निश्चित रूप से हम इन पर विचार करके और आगे से आगे आपके विचारों को सम्मिलित करते हुए एक अच्छी शिक्षा हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा देश सनातन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, संस्कृति और दर्शन का प्रकाश स्तंभ रहा है। जब पूरी दुनिया अज्ञान और अंधकार में डूबी थी, तब हमारे भारत देश ने अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से संपूर्ण विश्व को दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, भाषा, कला और आध्यात्म का प्रकाश दिया था। यह वह भारत देश है जिसे कभी विश्व गुरु कहा जाता था। यह वह भारत है जिसकी शिक्षा प्रणाली दुनिया के लिए प्रेरणा थी। यह वह भारत है जिसकी शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह नैतिकता और अनुशासन, जीवन मूल्यों, समाज सेवा और आत्म साक्षात्कार का एक साधन थी। लेकिन अफसोस की बात है, हम अपनी उस शिक्षा प्रणाली से भटक गए। हम अपने उस गौरवशाली अतीत से दूर हो गए और हमारी शिक्षा केवल अंक, परीक्षा और डिग्रियों पे सिमट कर रह गई। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, शिक्षा केवल अंकों की होड़ नहीं, शिक्षा केवल परीक्षा का खेल नहीं, अपितु शिक्षा तो चरित्र निर्माण की वह दिव्य प्रक्रिया है जो मनुष्य को केवल विद्वान नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक, एक जागरूक समाज सेवी एवं सशक्त
राष्ट्र सेवक बनाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी कुलगुरु में रहकर नैतिकता, समाज सेवा, शारीरिक व मानसिक विकास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश विदेशी आक्रमणों और ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को गहरी क्षति पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हमारी पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली को समाप्त करने और भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का कार्य किया। मैकाले ने स्पष्ट कहा था कि उनकी नीति का उद्देश्य भारतीयों को सोच विचार की दृष्टि से पूरी तरह से अंग्रेज बना जाए। इसी नीति के कारण हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति नष्ट हुई, गुरुकुल समाप्त हुए और भारत की गौरवशाली शिक्षा परंपरा और औपनिवेशिक मानसिकता के नीचे दबकर खो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड्स ने उस समय के अंग्रेजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा जो वुड्स डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने की योजना बनी और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता। इस नीति के तहत भारतीय गौरव एवं भाषाओं को दरकिनार कर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी गई। इससे धीरे धीरे भारतीय भाषाओं में निहित ज्ञान विज्ञान की महान विरासत और राष्ट्रीय गौरव लगभग समाप्त हो गया। ये नीतियां हमारी शिक्षा प्रणाली को उनकी जड़ों से अलग करने की जिम्मेदारी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं एवं भारतीय ज्ञान कौशल पर आधारित शिक्षा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में 34 वर्षों बाद 21वीं सदी के लिए राष्ट्र हित में देशवासियों से विस्तृत विचार विमर्श करके और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। नवीन शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि ये समग्र विकास व्यवसायिक शिक्षा का नवाचार पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सभी तक पहुंचाने पर केंद्रित है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में जहां विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं, वहां ये आवश्यक है कि शिक्षा हर वर्ग को, हर छात्र तक पहुंचे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह सुनिश्चित कर रही है कि शिक्षा को अधिक समावेशी, न्याय संगत और सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। समाज के सभी वर्गों के साथ ही वंचित वर्गों, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और दिव्यांग छात्रों सहित सभी को समान अवसर प्राप्त हो। इसके लिए हमारी सरकार नए महाविद्यालय, नए विद्यालय एवं नए विषय संकाय, नए पॉलिटेक्निकल क्या हुआ? तो आपने कुलगुरु पे तो बोला ही नहीं, आपने बोला ही अनेक विषयों पे बोला है। आपने हर विषय पे बोला है, इसको पूरी डिमांड लेते हुए भी सब विषय पे बोला है। आप इधर उधर ही भटक रहे हो। नए विषय, नए संकाय, नए कॉलेज, अजमेर, बीकानेर, अभी रीटा जी इन्हीं के बारे में कह रही थी। अभी इन कॉलेजों के बारे में कह रही थी। सुनने के लिए बैठे हुए हैं। एक शब्द नहीं कहा आपने। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपडेट कर रही है। विश्वविद्यालय साथ ही जयपुर में IIT जोधपुर कैंपस शुरू करने के प्रयास आप लोगों ने करना बजट में प्रस्तावित किया गया है। स्कूली शिक्षा में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए विषयों को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि ये भारत के भविष्य
को आकार देने की शिक्षा का एक बड़ा कदम है। इस नीति से हमारे नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान करने का एक सुनहरा अवसर है। अगर इस नीति को सही तरीके से लागू किया गया तो निश्चित रूप से भारत में आने वाले वर्षों में शिक्षा और नवाचारों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा ही बताऊंगा इनको। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सभी 33 वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को बदलकर कुलपति करने के लिए विधेयक की राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ अमेंडमेंट 2025 लाना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है। यह केवल एक शब्द को बदलने का प्रस्ताव नहीं है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस महान शिक्षा व्यवस्था की पुनर्स्थापना का एक प्रयास है जिसने हजारों वर्ष तक भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। यह विधेयक मात्र विश्वविद्यालय के शीर्ष पदों का नाम बदलने की पहल नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की तरह विश्वविद्यालयों को पुनः श्रद्धा का केंद्र बनाने का एक प्रयास है। पहली नजर में यह परिवर्तन साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे भारत की उस महान गुरु शिष्य परंपरा का पुनर्जागरण है जिससे सदियों तक भारत को विश्व गुरु का सम्मान दिलाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल से ही गुरुकुल परंपरा पर आधारित रही है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा गुरुकुलों को में केवल विषय का ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिकता, अनुशासन और समग्र विकास के लिए शिक्षा दी जाती थी। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में सर्वश्रेष्ठ थी। विश्व भर के विद्यार्थी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे महान विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय लगभग 600 ईसा पूर्व स्थापित हुआ, जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे। चाणक्य जैसे महान शिक्षक यहाँ पढ़ते थे। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में भी 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यह दर्शन, गणित, आयुर्वेद और राजनीतिक तर्कशास्त्र जैसे विषयों का गहन अध्ययन करवाया जाता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा की महानता का एक विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे वहां प्रवेश लेना कठिन था, क्योंकि प्रवेश परीक्षा इतनी जटिल थी कि केवल उच्चतम योग्यता वाले छात्र ही प्रवेश ले सकते थे। इन कुलगुरुओं में शिक्षक को गुरु कहा जाता था, जो केवल एक प्रशासक नहीं बल्कि ज्ञान, चरित्र और कर्तव्य पालन के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण करता था। विश्वविद्यालय के शीर्ष पद कुलपति शब्द प्रशासनिक रूप को अंकित करता है, जबकि कुलगुरु शब्द भारत परंपरा के अनुरूप ज्ञान को स्रोत और मार्गदर्शन की भूमिका को स्पष्ट करता है। यह परिवर्तन केवल नाम नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन शास्त्र न सुलझे, गुरु बिन मिटे न दोष। विराजो माननीय अरे माननीय सदस्य विराजो, अरे माननीय सदस्य, हाँ मैंने देख लिया, पारी साहब ने भी बजाया। अब जूली साहब की भी इच्छा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो, अरे मंत्री जी बोल रहे हैं भाई। भाषाई और वैचारिक तर्क शब्द केवल अक्षरों का समूह नहीं होते, कहें तो समझाऊं, इधर तो बल्कि वे हमारी सभ्यता और संस्कृति के वाहक होते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है जो अज्ञानता को दूर करें, ऐसा नहीं है कोई भी है, जो सही मार्ग दिखाएं और संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। वही कुलपति, न्यायाधिपति, सभापति में पति शब्द स्वामित्व या प्रशासनिक भूमिका को दर्शाता है। यह शब्द कारण है कि हम अपने शिक्षकों को गुरु कहते हैं, न कि पति। हमारे वेदों में
उपनिषदों में और महाकाव्यों में भी शिक्षा देने वाले को गुरु संबोधित किया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव गुरुर महेश्वर गुरुर साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तमसे गुरुवे नमः। यह श्लोक स्कंद पुराण से लिया गया है, जो कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से है एक है। स्कंद पुराण में गुरु की महिमा एक विशेष वर्णन किया गया है और इसे जीवन में विशेष स्थान दिया गया है। और है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन संस्कृति में ज्ञान की सृजन करता ब्रह्मा जी ज्ञान के पालन करता, विष्णु जी तथा अज्ञान के संहारक शिवाजी है। गुरु को ईश्वर के समान पूज्य माना गया, क्योंकि गुरु ही है जो मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर लाते। हमारे इतिहास में गुरु शिष्य परंपरा के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने न केवल हमारी व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज स्तर पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता को उजागर करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों, अर्थात मैं दे रहा हूँ, अर्थात आपने पूरी इसका वर्णन नहीं किया, मैं वर्णन करके बता रहा हूँ। अर्थात गुरु और भगवान दोनों के सामने होने पर पहले गुरु के चरणों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु शिष्य परंपरा का हमारा इतिहास है। गुरु शिष्य परंपरा का हमारा इतिहास है में महत्वपूर्ण स्थान रहा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपने गुरुओं के समक्ष नतमस्तक रहते थे। गुरु महर्षि और वशिष्ठ एवं ब्रह्मश्री विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को धर्म, राज्य और जीवन के उच्चतम मूल्यों का ज्ञान दिया था। गुरु संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को शिक्षा प्रदान करने की महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन जैसे योद्धा निर्माण किया। ये सभी उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि गुरु शिष्य संबंध न केवल ज्ञान प्रदान करने का माध्यम था, बल्कि समाज के नैतिक एवं चरित्र निर्माण के लिए एक क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य विष्णुगुप्त, जिन्हें हम कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में पहचानते हैं, गुरु चाणक्य ने धनानंद के अन्यायपूर्ण शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया और चंद्रगुप्त मौर्य प्रशिक्षित कर मौर्य समाज की स्थापना की। अब तो कुल गुरु का ही बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संत रैदास और उसकी शिष्य मीराबाई के बारे में हम सभी जानते हैं। उस युग में सब जाति व्यवस्था की जड़ें बेहद मजबूत थी। उस समय मीराबाई ने संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक क्रांतिकारी उदाहरण पेश किया था। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए समान रूप से उपलब्ध है। मीरा ने अपने गुरु रैदास के चरणों में अपनी राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और भक्ति एवं समर्पण का मार्ग चुन लिया। यह घटना सिर्फ आध्यात्मिक भक्ति की नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का एक प्रतीक बनी। सुनना चाहो तो आपने कहा गुरु में बोलो तो गुरु में। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार अच्छा आधुनिक इतिहास में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद गुरु शिष्य संबंधों के भारतीय संस्कृति की पुनः स्थापना में अमूल्य योगदान था। आपने बोल लिया, अपना वक्तव्य दे दिया, अब इनका सुन लो। जब स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र और उस समय युवा नरेंद्र इनके संयोग और आध्यात्मिक प्रश्नों से घिरे थे, तब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस जी का सरल लेकिन गहरा जवाब था,
हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। यह उत्तर विवेकानंद जी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में है। उन्होंने विवेकानंद को समझाया कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। विवेकानंद ने अपने गुरु की इस शिक्षाओं से जीवन में उतारा और वर्ष 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक दर्शन का परचम लहराया। विवेकानंद जी का कथन है, वैसे विवेकानंद जी का कथन है, मंत्री जी उठो जागो। आप अच्छा बोल रहे हो, विद्वान है, लेकिन कई बार विद्वान लोग ज्ञान उतना दें जितना सामने वाले और सब लोग डाइजेस्ट भी कर सकें। अच्छा बोल रहे नहीं विद्वान, मतलब मेरे को भी ज्ञान। विवेकानंद जी का कथन बढ़िया बोल रहे हैं, आप बोलो, आप तो बोलो। उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। विवेकानंद जी का कथन है कि उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। आज भी पूरे विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भारत में गुरु शिष्य परंपरा केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान का तक सीमित नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिक्षा की महत्व का स्पष्टता करते हुए कहा कि शिक्षा वह नहीं है जो केवल रोजगार देती, बल्कि शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को संपूर्ण बनाती। शिक्षा वह है जो हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध दिलाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि जीवन का सर्वांगीण विकास शिक्षा का मूल मंत्र है। शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था हो कि विद्यार्थी अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक शक्तियों का विकास कर आगे चल कर किसी व्यवसाय द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से अपना जीवन निर्वाह कर सके। बहुत है। कलापूर्ण सौंदर्यमय जीवन व्यतीत कर सके, समाज में आदरणीय और विश्व पात्र बन सके तथा देशभक्ति से जो मनुष्य उच्च कोटि की सेवा करने को प्रेरित करती हो, अपने जीवन को अलंकृत कर राष्ट्र की सेवा कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, महर्षि अरविंद जी ने कहा कि अतीत हमारी नींव है, वर्तमान हमारा उत्पादन है और भविष्य हमारा गंतव्य शिखर है। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में हर एक को अपना उचित स्वाभिमान स्थान मिलना चाहिए। प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए न केवल शास्त्रों की शिक्षा लेते थे, बल्कि नैतिक मूल्यों, समाज सेवा, अनुशासन और चरित्र निर्माण का भी ज्ञान प्राप्त करते थे। कुलगुरु व्यवस्था व्यक्ति के समग्र विकास को प्राथमिकता देती है। इसमें शारीरिक, मानसिकता, नैतिकता और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर समान बल दिया जाता है। विद्यार्थी को आत्मनिर्भरता, आत्मनियंत्रण और सामाजिक जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है। एक और बोल और बोलते हो। अब आगे 9 लोग और बोलने वाले हैं 3 में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे 33 वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में जो कुलपति पदनाम है, वह भी उस मैकाले की औपनिवेशिक मानसिकता की देन है। यह वाइस चांसलर शब्द का हिंदी रूपांतर मात्र है, जिसमें भारतीय शिक्षा के मूल दर्शन का कोई स्थान नहीं है। कुलगुरु एक पारंपरिक उपाधि है जो प्राचीन भारत में राजवंशों और प्रतिष्ठित परिवारों को आध्यात्मिक व विद्या गुरुओं द्वारा दी जाती थी, जबकि कुलगुरु शब्द हमारे पारंपरिक मूल्यों, हमारे सांस्कृतिक इतिहास, हमारी शिक्षा परंपरा को पूर्णतः प्रतिबिंबित करता है। इसलिए जब हम विश्वविद्यालय के शीर्ष पदनाम को कुलगुरु कर रहे हैं, तो ये केवल शब्द परिवर्तन नहीं है,
बल्कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को पुनः अपनी महान परंपरा के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी के दूरदर्शी के नेतृत्व में हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद जी, पंडित मनमोहन मालवीय जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, महर्षि अरविंद जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान आदरणीय महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए पुरानी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का कार्य करने जा रही है। ये कदम विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को केवल प्रशासक नहीं बल्कि समाज के मार्गदर्शक, विद्यार्थियों के संरक्षक और सामाजिक और नैतिक मूल्य के रूप में स्थापित करेगा। कुलगुरु पदनाम ने केवल राजस्थान के विश्वविद्यालयों को बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को अपनी महान परंपरा से जोड़ने का कार्य करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व के अनेक शिक्षा प्रणालियों में भी प्रमुख शिक्षकों और प्रोफेसर, चांसलर या प्रिंसिपल जैसे नामों से जाना जाता है, लेकिन इसमें भी गुरु जैसी गरिमा झलकती है। इसलिए कुलगुरु शब्द न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा बल्कि विश्वविद्यालय प्रमुख की भूमिका को भी श्रेष्ठ और पिक्ष प्रदान करेगा। प्रश्न यह उठता है कि इस परिवर्तन से विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और छात्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब शीर्ष शिक्षण पद पर आसीन व्यक्ति को कुलगुरु के रूप में संबोधित किया जाए तो यह पद एक प्रशासन की तुलना में एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और एक विद्वान की छवि को और एक प्रबल करेगा, जिससे विश्वविद्यालय में शिक्षा की गरिमा बढ़ेगी। गुरु शिक्षा परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे छात्रों को अपने कुलगुरु से एक आत्मीय संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में चर्चा में हमारे प्रतिपक्षीय विद्वान सदस्यों ने यह कहा कि यह गैर जरूरी बदलाव है। इनको कहने की आवश्यकता नहीं, परंतु अब नहीं कहेंगे, समझ में आ गई परंतु हमें यह समझना होगा कि हमारी पहचान और भाषा का प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। यह बदलाव केवल नाम का नहीं बल्कि मानसिकता और दृष्टिकोण का भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तब हमें अपनी जड़ों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना चाहते हैं तो हमें इस भारतीय मूल्यों और परंपराओं को भी जोड़ना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण कदम को समर्थन दें, जिससे हम अपने युवाओं को सही मायने में शिक्षित कर सकें। हो गया? आप सभी से मेरा आग्रह कि आप सब इसका साथ दें। आग्रह तो करो। भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बन चुके हैं, किसको बना रहे हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्र कवि श्री रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूर्ण करना चाहता हूं। बस ये सुन लिया इन्होंने, अब सुन लेंगे। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति आती है जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, हम कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथी हमारे लिए कांटों भरी राह छोड़ गए हैं, परंतु हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में अपनी राह बनकर प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाकर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। प्रश्न ये है कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए,
जो विपक्ष में हो ना कहें,